Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गहराई से बात कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी भूगोल के अध्याय 6 पर। जी, अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। हाँ, और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है। हम एनसीईआरटी की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं उन्हें यूपीएससी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा आधार रहेगा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, मतलब वही अध्याय, और हम ये भी देखेंगे कि ये विषय जीएस पेपर 1 यानी भूगोल और जीएस पेपर 3 यानी अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। और हमारा मकसद आप कह सकते हैं एक मिशन है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, उसकी अहमियत क्या है, उद्योग लगते कहाँ हैं, मतलब लोकेशन के क्या फैक्टर्स हैं, फिर जो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं जैसे कृषि आधारित और खनिज आधारित, उनके प्रकार क्या हैं, और हाँ, एक बहुत जरूरी मुद्दा औद्योगिक प्रदूषण। इन सब पर एक ठोस समझ बनाना हमारा लक्ष्य है। और हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अध्याय में दिए गए हर जरूरी पहलू को मतलब विस्तार से देखेंगे ताकि तैयारी में सच में मदद मिल सके। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये जो विनिर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसे अक्सर आर्थिक विकास की रीढ़ मतलब बैकबोन क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना तो नहीं है, इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है मुझे। जैसे ये खेती को मॉडर्न बनाने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। और जो खेती पर एक भारी निर्भरता है हमारी आबादी की, उसे भी कम करता है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है रोजगार, है ना? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर दोनों में जॉब्स पैदा होती हैं। जी हाँ, जिससे गरीबी और बेरोजगारी इन दोनों से लड़ने में मदद मिलती है। ये पहलू, जैसा आपने कहा, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत ही अहम है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और इसमें एक और बात जोड़नी चाहिए शायद, विदेशी मुद्रा अर्जन वाली। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम कच्चा माल सिर्फ बेचते नहीं बल्कि उससे कुछ कीमती चीज बनाकर मतलब वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करते हैं तो देश की कमाई बढ़ती है। इतिहास देखें तो पता चलता है वही देश आगे बढ़े हैं जिन्होंने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदलने पर जोर दिया। अच्छा। तो भारत की तरक्की भी काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपने विनिर्माण उद्योगों को कितना मजबूत और क्या कहते हैं विविध बनाते हैं। तो ये तो हुई विनिर्माण की अहमियत। हाँ। अब अगला बड़ा सवाल, कोई इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाए, मतलब लोकेशन कैसे तय होती है? इसके पीछे तो कई चीजें काम करती होंगी। जी हाँ, बहुत सारी चीजें। जैसे सबसे पहले तो कच्चा माल, वो कहाँ से मिलेगा, कितना पास है। हाँ, और मजदूर सस्ते मिलेंगे या स्किल्ड चाहिए? बिल्कुल। फिर पूंजी यानी पैसा, बिजली की सप्लाई कैसी है, रेगुलर है या नहीं, और सबसे जरूरी, जो माल बनेगा वो बिकेगा कहाँ, मतलब मार्केट कितना पास है। और सरकार की नीतियां, उनका भी तो असर होता होगा। बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इन सभी फैक्टर्स का एक, आप कह सकते हैं, ऑप्टिमम बैलेंस जहां मिलता है वहीं इंडस्ट्री लगती है। अच्छा। और इसमें एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है समूहन अर्थव्यवस्था का। अंग्रेजी में एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। समूहन अर्थव्यवस्था, ये क्या है? होता यह है कि अक्सर कई उद्योग एक ही जगह पर या आसपास लग जाते हैं। वो इसलिए कि जब इंडस्ट्रीज एक साथ होती हैं तो उन्हें कई फायदे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिल जाता है, बैंकिंग बीमा की सुविधाएं पास होती हैं, कानूनी सलाह है, लेबर सप्लाई है, ये सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। बड़े शहर या शहरी केंद्र अक्सर ये सारी सुविधाएं देते हैं। आप आजादी से पहले का भी देखें तो ज्यादातर उद्योग कहाँ लगे थे? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो बंदरगाह शहर थे। हाँ, ताकि समुद्री व्यापार आसान हो। जी, तो ये फैक्टर्स लोकेशन तय करते हैं। चलिए, ये तो समझ आया। अब कुछ खास उद्योगों पर ध्यान देते हैं। शुरुआत करते हैं कृषि आधारित उद्योगों से, और इसमें सबसे पहले, सबसे अहम शायद, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जी हाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुत ही खास मुकाम है। क्यों? क्या खास बात है इसमें? देखिए, एक तो औद्योगिक उत्पादन मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका काफी बड़ा हिस्सा है। जी। दूसरा, ये बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, खेती के बाद शायद सबसे ज्यादा। अच्छा। और तीसरा, विदेशी मुद्रा कमाने में भी इसका अहम योगदान है। और एक और अनोखी बात, ये भारत का अकेला ऐसा उद्योग है जो वैल्यू चेन में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर मतलब कच्चे रेशे से लेकर उसे प्रोसेस करके धागा बनाकर, कपड़ा बुनकर, फिर उसे डाई करके, और आखिर में सबसे ऊंचे दर्जे के तैयार कपड़े या गारमेंट्स बनाने तक, सब कुछ यहीं होता है। वाह,
इसमें क्या क्या आता है? सिर्फ कॉटन? नहीं, इसमें सूती वस्त्र यानी कॉटन, जूट, ऊनी, रेशमी और सिंथेटिक फाइबर भी सब शामिल है। अच्छा, तो पहले सूती वस्त्र की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल्स की। हाँ, ये तो बहुत पुराना उद्योग है भारत का। शुरुआत में ये ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के जो कपास उगाने वाले इलाके हैं वहीं पर केंद्रित था। उसके कारण तो साफ लगते हैं, कच्चा माल वहीं था। हाँ, कच्चा कपास वहीं मिलता था, बंदरगाह पास थे एक्सपोर्ट के लिए, मजदूर आसानी से मिल जाते थे। और एक और चीज, वहां की जो नम जलवायु है, ह्यूमिड क्लाइमेट, वो धागा बनाने के लिए अच्छी होती है। धागा टूटता नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी, आज भी देखें तो कताई का काम मतलब स्पिनिंग, वो तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में ही ज्यादा होता है। लेकिन बुलाई का काम, वीविंग, वो काफी विकेंद्रीकृत है, मतलब देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। हाँ, वो हैंडलूम, पावरलूम वाला, जो पारंपरिक हुनर को भी जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। लेकिन ये इतना पुराना और महत्वपूर्ण उद्योग है, तो इसके सामने कुछ चुनौतियां भी तो होंगी आज के समय में। हाँ, चुनौतियां तो काफी हैं। जैसे बिजली की सप्लाई कई जगह अभी भी रेगुलर नहीं है, मशीनें काफी पुरानी हो गई हैं कई यूनिट्स में। अपग्रेडेशन की जरूरत है मतलब। जी, और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी एक मुद्दा है। और सबसे बड़ी टक्कर जो मिल रही है वो है सिंथेटिक फाइबर से, वो सस्ता पड़ता है। तो क्या ये चुनौतियां इसकी ग्रोथ को रोक रही हैं? रोक तो नहीं रही हैं, लेकिन मुश्किल जरूर पैदा कर रही हैं। खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बढ़िया क्वालिटी का धागा बनता है उसकी मांग दुनिया में है। जापान जैसे देश भी हमसे धागा आयात करते हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत है कि हम अपनी बुनाई और प्रोसेसिंग यूनिट्स को आधुनिक बनाएं, ताकि हम धागे के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अब जूट उद्योग पर आते हैं। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं ना? ये हाँ, गोल्डन फाइबर। भारत कच्चे जूट और जूट से बने सामान दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक है और एक्सपोर्टर के मामले में बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे है। अच्छा, इसकी ज्यादातर मिलें कहाँ हैं? ज्यादातर मिलें पश्चिम बंगाल में हैं, हुगली नदी के किनारे एक पतली सी बेल्ट में। हुगली बेसिन में ही क्यों? मतलब वहीं पे इतना कंसंट्रेशन क्यों है? इसके पीछे क्या खास वजह है? इसके कई कारण हैं। पहला, जूट उगाने वाले इलाके जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब पास हैं, तो कच्चा माल आसानी से आ जाता है। ठीक है। दूसरा, सस्ता जल परिवहन, हुगली नदी से ट्रांसपोर्टेशन आसान और सस्ता पड़ता है। तीसरा, जूट को धोने और प्रोसेस करने में बहुत पानी लगता है, वो नदी से मिल जाता है। हाँ। चौथा, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं पास के राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, यूपी से। और पांचवा, कोलकाता एक बड़ा शहरी केंद्र है, तो बैंकिंग, बीमा की सुविधा। और सबसे बड़ी बात, कोलकाता बंदरगाह पास है, जिससे एक्सपोर्ट करना आसान है। तो सारे फैक्टर्स वहीं मिल गए। बिल्कुल। लेकिन जूट उद्योग को भी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ी टक्कर तो सिंथेटिक पैकिंग मटेरियल से है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस जैसे देशों से भी कंपटीशन है। लेकिन आजकल वो पर्यावरण वाली बात चल रही है, प्लास्टिक बैन वगैरह, उसका कुछ फायदा हो रहा है जूट को? हाँ, ये एक अच्छी बात है। दुनिया भर में पर्यावरण के अनुकूल, मतलब इको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल चीजों की मांग बढ़ रही है। इससे जूट के उत्पादों के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। और सरकार ने भी तो कुछ किया है शायद, जूट पैकेजिंग अनिवार्य करने जैसा। जी हाँ, सरकार की जो जूट पैकेजिंग को अनिवार्य करने की नीति है, उससे घरेलू मांग को काफी सहारा मिला है। चलिए, अब कृषि आधारित उद्योगों में अगला बड़ा नाम है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जी, चीनी का दूसरा, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में हम पहले नंबर पर हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग उद्योग है, क्योंकि इसका कच्चा माल यानी गन्ना वो काफी भारी होता है। हाँ, भारी होता है, और अगर कटाई के बाद इसे ज्यादा दूर तक या ज्यादा देर तक रखा जाए तो इसमें जो सुक्रोज कंटेंट है, मतलब चीनी की मात्रा, वो कम होने लगती है। तो इसका मतलब मिलें गन्ने के खेत के पास ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसीलिए ज्यादातर चीनी मिलें गन्ना उगाने वाले इलाकों के पास ही लगाई जाती हैं। मैंने सुना है कि हाल के कुछ सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि चीनी मिलें दक्षिण और पश्चिमी भारत की तरफ ज्यादा जा रही हैं। पहले तो यूपी, बिहार में ज्यादा थी शायद। हाँ, ये बिल्कुल सही ट्रेंड है। हाल के वर्षों में मिलों का झुकाव दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की तरफ बढ़ा है, जबकि पहले उत्तर प्रदेश और बिहार इसके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है? ये यूपीएससी के लिहाज से एक अहम सवाल हो सकता है रीजनल इंडस्ट्रियल पैटर्न को समझने के लिए। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, दक्षिण और पश्चिम भारत में जो गन्ना पैदा होता है उसमें सुक्रोज यानी मिठास की मात्रा ज्यादा होती है।
तो उतनी ही गन्ने से ज्यादा चीनी निकलती है। अच्छा। दूसरा, वहां की जलवायु थोड़ी ठंडी है। इससे गन्ने की पेराई का मौसम, क्रशिंग सीजन, ज्यादा लंबा चलता है। ओके। और तीसरा, इन राज्यों में सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो काफी सफल रही हैं। वो मिलों को चलाने और किसानों के हितों की रक्षा करने में मदद करती हैं। ये तो बड़े ठोस कारण है, लेकिन इस उद्योग की भी अपनी कुछ चुनौतियां होंगी। हाँ हैं, जैसे ये उद्योग मौसमी है, साल के कुछ महीने ही चलता है। उत्पादन के तरीके कई जगह अभी भी पुराने हैं। गन्ने को खेत से मिल तक पहुंचाने में देरी हो जाती है, जिससे रिकवरी कम होती है। और गन्ने की खुई मतलब बगास, उसका पूरा इस्तेमाल अभी भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब कृषि आधारित उद्योगों से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की ओर। और इसमें सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण लोहा और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जी। इसे आधारभूत यानी बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, ये समझना जरूरी है। इसे आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो उत्पाद हैं यानी लोहा और इस्पात, वो बाकी सभी उद्योगों के लिए, चाहे वो भारी हों, मध्यम हों या हल्के हों, उनके लिए कच्चे माल का काम करते हैं। मतलब भारी मशीनें बनानी हो, इंजीनियरिंग का सामान बनाना हो, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो, डिफेंस के उपकरण हो, रेलवे लाइन हो, या फिर रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि बर्तन या गाड़ियां, सब में लोहा इस्पात चाहिए। बिल्कुल। इस्पात के बिना आधुनिक औद्योगिक ढांचा खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए किसी देश में इस्पात का उत्पादन और खपत कितना है, इसे अक्सर उस देश के विकास का पैमाना मतलब इंडेक्स माना जाता है। अच्छा, और ये भारी उद्योग भी कहलाता है, हैवी इंडस्ट्री। हाँ, क्योंकि इसका कच्चा माल जैसे लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, ये सब भी भारी होते हैं। और जो तैयार माल निकलता है यानी इस्पात, वो भी भारी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत काफी आती है इसमें। और भारत में ये उद्योग ज्यादातर छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही क्यों केंद्रित है? जीएस पेपर 1 भूगोल के लिहाज से ये लोकेशन फैक्टर अहम है। हाँ, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में इसके केंद्रित होने के कई ठोस कारण हैं। पहला, यहाँ कम लागत वाला अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क भारी मात्रा में मिलता है। ठीक। दूसरा, हाई ग्रेड का कोकिंग कोल और दूसरे जरूरी कच्चे माल भी आसपास ही मिल जाते हैं। तीसरा, सस्ता श्रम उपलब्ध है। और चौथा, घरेलू बाजार की विशाल विकास क्षमता भी है। तो यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के प्लान्स हैं। जी हाँ, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के भी बड़े इस्पात संयंत्र हैं और निजी क्षेत्र के भी। सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर उपक्रमों का प्रबंधन सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। लेकिन इतनी अच्छी परिस्थितियां हैं, फिर भी ऐसा सुनने में आता है कि भारत अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है इस सेक्टर में। क्यों? क्या चुनौतियां हैं? ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का सवाल बन जाता है। हाँ, कई चुनौतियां हैं। पहली, अच्छी क्वालिटी वाले कोकिंग कोल की लागत ज्यादा है और वो मिलता भी कम है। हमें काफी आयात करना पड़ता है। अच्छा। दूसरी, श्रमिकों की उत्पादकता लेबर प्रोडक्टिविटी अभी भी कई देशों के मुकाबले कम है। तीसरी, बिजली की सप्लाई रेगुलर नहीं है कई बार। ऊर्जा एक बड़ी जरूरत है इस उद्योग की। और इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, वो चौथी बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वगैरह वो अभी भी उतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए। इन सब पर काम करने की जरूरत है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट? बिल्कुल, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में भी निवेश बढ़ाने की जरूरत है। लोहा और इस्पात उद्योग में 2 तरह के प्लांट होते हैं ना, इंटीग्रेटेड और मिनी। इनमें क्या फर्क है? हाँ, देखिए, एकीकृत इस्पात संयंत्र यानी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट वो काफी बड़े होते हैं। उनमें कच्चे माल को लाने से लेकर लोहा बनाने, फिर उससे इस्पात बनाने और उसे रोलिंग करके अलग अलग आकार देने तक का सारा काम एक ही जगह पर होता है। एक कॉम्प्लेक्स होता है पूरा। ठीक है। और मिनी स्टील प्लांट? मिनी स्टील प्लांट छोटे होते हैं। उनमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक फर्नेस होती हैं और ये लोग स्टील स्क्रैप और स्पंज आयरन का इस्तेमाल करते हैं कच्चे माल के तौर पर। तो ये क्या बनाते हैं? ये आमतौर पर माइल्ड स्टील और कुछ खास तरह के अलॉय स्टील बनाते हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस तय होती हैं। समझ गई। अब अगला महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है एल्यूमीनियम प्रगलन। एल्यूमीनियम आजकल बहुत काम की धातु बन गई है। क्यों? क्या खासियत है इसकी? एल्यूमीनियम के कई खास गुण हैं जो इसे बहुत उपयोगी बनाते हैं। एक तो ये बहुत हल्का होता है। दूसरा, इसमें जंग नहीं लगता, मतलब ये कोरोजन रेजिस्टेंट है। तीसरा, ये गर्मी और बिजली का अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर। और चौथा, ये बहुत लचीला है, मेलिएबल है, मतलब इसे आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। और पांचवा, जब इसे दूसरी धातुओं के साथ मिलाते हैं तो ये
बहुत मजबूत हो जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है। जी हाँ, हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और इसने कई जगह इस्पात, तांबा, जस्ता और सीसा जैसी धातुओं को रिप्लेस भी किया है। एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है। तो फिर एल्यूमिनियम प्लांट लगाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? लोकेशन फैक्टर्स क्या हैं इसके? दो चीजें सबसे ज्यादा अहम हैं। पहली, नियमित और सस्ती बिजली की सप्लाई, क्योंकि एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया में बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है। अच्छा। और दूसरी, कच्चे माल यानी बॉक्साइट की निश्चित और कम लागत पर उपलब्धता। बॉक्साइट एक भारी, गहरे लाल रंग की चट्टान होती है जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो भारत में प्लांट कहाँ-कहाँ है? भारत में एल्यूमिनियम प्लांट मुख्य रूप से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं। इन जगहों पर ये दोनों शर्तें यानी सस्ती बिजली और बॉक्साइट की उपलब्धता काफी हद तक पूरी होती हैं। ओडिशा तो बॉक्साइट उत्पादन में देश में सबसे आगे है। ठीक है, अब कुछ और उद्योगों पर थोड़ी जल्दी से नजर डालते हैं, जैसे रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री। हाँ, रासायनिक उद्योग भारत में तेजी से बढ़ रहा है और काफी फैला हुआ भी है। इसमें बड़े और छोटे दोनों तरह के यूनिट्स हैं। ये जीडीपी में लगभग 3% का योगदान देता है। इसमें क्या-क्या बनता है? इसमें दो तरह के रसायन मुख्य हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश। ये सब कांच, साबुन, डिटर्जेंट, कागज बनाने में काम आते हैं। और दूसरे हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनमें पेट्रोकेमिकल शामिल हैं जिनसे सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, दवाइयां वगैरह बनती हैं। ये प्लांट अक्सर ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री खुद ही अपनी सबसे बड़ी ग्राहक है। हाँ, बिल्कुल। इसके उत्पाद दूसरे केमिकल बनाने में या फिर खेती, उद्योग, उपभोक्ता बाजार, सबके लिए प्रोसेस होकर इस्तेमाल होते हैं। अब उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, खेती के लिए इसकी अहमियत तो हम सब जानते हैं। जी हाँ, उर्वरक उद्योग मुख्य रूप से नाइट्रोजन वाले उर्वरक, खासकर यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक जैसे डीएपी और अमोनियम फॉस्फेट और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाता है। पोटाश का क्या? पोटाश हमारे यहाँ नहीं होता। उसके लिए हम पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत में कमर्शियली इस्तेमाल लायक पोटाश या पोटेशियम कंपाउंड के भंडार हैं ही नहीं। अच्छा, ये कहाँ फैला हुआ है उद्योग? हरित क्रांति के बाद देश के कई हिस्सों में ये उद्योग फैला। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल जैसे राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी प्लांट्स हैं। ये जीएस पेपर 3 में कृषि से जुड़े मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सीमेंट उद्योग, इसके बिना तो कंस्ट्रक्शन सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। घर बनाना हो, फैक्ट्री, पुल, सड़क, हवाई अड्डे, बांध, कुछ भी बनाना हो, सीमेंट तो चाहिए ही। इसके लिए कच्चा माल क्या लगता है? इसका मुख्य कच्चा माल है भारी और स्थूल, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनिया और जिप्सम। इसके अलावा कोयला और बिजली भी चाहिए होती है। ये प्लांट ऐसी जगह लगते हैं जहां ये सब कच्चा माल आसानी से मिल जाए। भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ लगा था? पहला सीमेंट प्लांट 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। और आज क्या स्थिति है? आज भारत में अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनता है, जिसकी मांग न सिर्फ देश में है बल्कि पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भी है। ये उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों में अच्छा कर रहा है। गुजरात जैसे राज्यों में जो प्लांट हैं, उन्हें खाड़ी देशों के बाजार तक अच्छी पहुंच मिली हुई है पोर्ट्स की वजह से। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग की। इसमें तो पिछले कुछ दशकों में खासकर उदारीकरण के बाद काफी बदलाव आया है ना? हाँ, बिल्कुल। 1991 के उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल बाजार में आए। इससे गाड़ियों की मांग एकदम से बढ़ी, खासकर कारों, टू व्हीलर्स की। और आज क्या-क्या बनता है भारत में? आज भारत में लगभग हर तरह के वाहन बनते हैं। ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, तिपहिया वाहन और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स भी। इसके बड़े केंद्र कहाँ हैं? ये उद्योग अब देश के कई हिस्सों में फैल गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर, ये सब ऑटोमोबाइल उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। और एक उद्योग जिसने तो जैसे क्रांति ही ला दी है, वो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की रेंज बहुत बड़ी है। ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टीवी, टेलीफोन,
सेलुलर टेलीकॉम, पेजर, एक्सचेंज, रेडार, कंप्यूटर और भी बहुत सारे उपकरण जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, सब इसमें बनते हैं। और बेंगलोर का नाम तो खास तौर पर लिया जाता है। हाँ, बेंगलोर तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। और दूसरे शहर? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, ये भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स STPs का एक पूरा नेटवर्क है जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स को सिंगल विंडो सर्विस और हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। इस सेक्टर का इकोनॉमी और रोजगार पर क्या असर हुआ है? बहुत बड़ा असर हुआ है। इस सेक्टर ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा किए हैं। खासकर महिलाओं को इसमें काफी रोजगार मिला है। BPO सेक्टर की ग्रोथ भी लगातार जारी है। ये GS पेपर 3 के तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत अहम है। हमने देखा कि उद्योग कितने जरूरी हैं, आर्थिक विकास के इंजन है एक तरह से, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण का नुकसान। हाँ, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उद्योग मुख्य रूप से कितने तरह के प्रदूषण फैलाते हैं? मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण के लिए उद्योग जिम्मेदार हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। एक एक करके समझते हैं। वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण तब होता है जब फैक्ट्रियों की चिमनियों से या थर्मल पावर प्लांट से बिना फिल्टर हुए धुआं निकलता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं। साथ ही हवा में धूल, स्प्रे, मिस्ट जैसे कण भी मिल जाते हैं। ये इंसानों, जानवरों, पौधों, इमारतों और पूरे वायुमंडल के लिए खतरनाक है। और जल प्रदूषण, ये तो बहुत कॉमन है। जल प्रदूषण तब होता है जब उद्योगों से निकला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कचरा बिना ट्रीटमेंट के नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा, रंगाई उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनरी, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, ये सब डाई, डिटर्जेंट, एसिड, नमक, भारी धातुएं जैसे सीसाम, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर जैसा कचरा पानी में छोड़ते हैं। इससे पानी जहरीला हो जाता है। बिल्कुल। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, लोहा इस्पात का स्लैग, ये सब भी बड़े सॉलिड वेस्ट हैं। आपने थर्मल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का भी जिक्र किया था, वो क्या है? थर्मल प्रदूषण तब होता है जब बिजली घरों और कारखानों से निकला गर्म पानी बिना ठंडा किए सीधे नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है। इससे पानी का तापमान बढ़ जाता है और जो जलीय जीव जंतु हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का वेस्ट, हथियार उत्पादन का वेस्ट, इनसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और ध्वनि प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण होता है औद्योगिक और निर्माण कार्यों से, मशीनों से, फैक्ट्री के उपकरणों से, जनरेटरों से, आरा मशीनों से, इलेक्ट्रिक ड्रिल से। इनसे जो तेज आवाज निकलती है वो न सिर्फ चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा करती है, बल्कि सुनने की क्षमता कम कर सकती है, दिल की धड़कन बढ़ा सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और कई तरह की स्ट्रेस रिलेटेड समस्याएं पैदा कर सकती है। भूमि प्रदूषण का कारण क्या है? भूमि प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक कचरे को जमीन पर फेंकने से होता है, जैसे कांच, हानिकारक रसायन, पैकिंग मटेरियल, नमक, कूड़ा करकट। इससे मिट्टी बेकार हो जाती है। बारिश का पानी जब इस कचरे से होकर गुजरता है तो वो प्रदूषकों को जमीन के अंदर ले जाता है, जिससे भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है। ये सब मिलकर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हैं। ये GS पेपर 3 के पर्यावरण खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये तो बहुत चिंताजनक तस्वीर है। इस पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जा सकते हैं? कुछ उपाय तो होंगे। हाँ, कई उपाय हैं और उन पर काम करने की जरूरत है। पहला, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना, और जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसे रिसाइकिल करके, मतलब साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना। प्रोसेस में पानी की जरूरत को कम करना भी एक तरीका है। दूसरा, वर्षा जल का संचयन करना, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करके अपनी जरूरतें पूरी करना। तीसरा, जो औद्योगिक कचरा या गर्म पानी है उसे नदियों, तालाबों में छोड़ने से पहले अच्छी तरह से ट्रीट करना। ट्रीटमेंट कैसे होता है? इसके लिए 3 स्तर की प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें मैकेनिकल तरीके से कचरा छाटा जाता है, पीसा जाता है, जमाया जाता है। द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। और तृतीयक उपचार, टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस तीनों शामिल होते हैं। इसमें वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना भी शामिल है। और हवा और ध्वनि प्रदूषण के लिए?
वायु प्रदूषण कम करने के लिए फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर, इनर्शियल सेपरेटर जैसे उपकरण लगाए जा सकते हैं। धुएं को कम करने के लिए कोयले की जगह तेल या गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए मशीनों का बेहतर रखरखाव करना, उनमें साइलेंसर लगाना और कानों पर शोर रोकने वाले उपकरण पहनना जरूरी है। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां किसी कंपनी ने इस दिशा में अच्छा काम किया हो? हाँ, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का उदाहरण काफी अच्छा है। ये भारत की एक बड़ी सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO 14001 सर्टिफिकेशन हासिल किया है। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये लेटेस्ट टेक्निक अपनाते हैं और उपकरणों को अपग्रेड करते रहते हैं। राख का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे हो, इस पर जोर देते हैं। कचरे को कम करने की कोशिश करते हैं। अपने पावर प्लांट्स के आसपास इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए ग्रीन बेल्ट लगाते हैं और पानी, तेल, गैस जैसे संसाधनों को बचाने और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव है। जरूरत है सही सोच, सही नीति और सही तकनीक की। बिल्कुल, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब है। ठीक है, तो अब अध्याय के आखिर में पहुंचते हुए कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकती हैं। प्रीलिम्स पॉइंटर्स कह सकते हैं इन्हें। जी, तो कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज और उनके केंद्र याद रखने चाहिए, जैसे सूती वस्त्र, महाराष्ट्र, गुजरात प्रमुख केंद्र। जूट, हुगली बेसिन, पश्चिम बंगाल। लोहा और इस्पात, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। एल्यूमिनियम के लिए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेंगलुरु, जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं। और हाँ, कुछ खास शब्द भी याद रखने चाहिए, जैसे समूहन अर्थव्यवस्था, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री। जी, और एनटीपीसी का पर्यावरण प्रबंधन का उदाहरण। ये सब प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें, मेंस इनसाइट्स क्या होंगे इस चैप्टर से? देखिए, इस अध्याय के जो मुद्दे हैं वो बड़े विषयों से जुड़ते हैं, जैसे भारत की औद्योगिक नीति कैसी होनी चाहिए, आर्थिक विकास की रणनीतियां क्या हों। आजकल मेक इन इंडिया जैसी पहलों की बात होती है, वो इसी से जुड़ती हैं। उद्योगों के कारण जो क्षेत्रीय असमानताएं पैदा होती हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हासिल हो, पर्यावरण नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाए, और सबसे बड़ा सवाल, विनिर्माण का भविष्य क्या है भारत में, खासकर जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ पर्यावरणीय चिंताएं भी बढ़ रही हैं। ये सब मेंस के लिए सोचने वाले बिंदु हैं। बिल्कुल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गहरी समझ बनानी होगी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं हम। ये इसी अध्याय की जानकारी पर आधारित है, लेकिन शायद हमने सीधे तौर पर इस पर बात नहीं की। जरूर, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये देखते हुए कि भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, तो भविष्य में देश की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिहाज से विनिर्माण उद्योगों की बदलती भूमिका क्या होगी, खासकर तब जब हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। एक बहुत ही सामयिक और सोचने वाला सवाल है ये। सेवा क्षेत्र बनाम विनिर्माण और उसमें पर्यावरण का एंगल। बहुत खूब जी। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव में। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.